नमस्कार साथियों, मैं एमडी कुशवाहा स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंबिका वीर में। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने पढ़ाई के अनुभव शेयर कर रही हूं जो मैंने अब तक सीखा है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर 4 यानी कि अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। तो कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगी, छोटा सा निवेदन करूंगी कि कृपया हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो हमारी हिंदी की वीडियो एंड इंग्लिश की वीडियो जो पड़ी है उन्हें देख लीजिएगा, हो सकता है आपके लिए भी हेल्पफुल हो वो। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे आखिर कार्बन क्या होता है। तो कार्बन लगभग सभी जगह पाया जाता है। तो जो कार्बन है वह हमारे लिए तात्विक एवं संयुक्त दोनों रूपों में अत्यधिक महत्व होता है हमारे लिए, ठीक है, कार्बन का। तो हम देखते हैं कि आखिर कार्बन, ठीक है, सबसे पहले तो कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है यानी कि एटॉमिक नंबर होता है वह 6 होता है। अब बात करें तो ये कार्बन कहाँ कितना पाया जाता है। तो भूपर्पटी और वायुमंडल में ये अत्यंत अल्प मात्रा यानी कि बहुत ही कम मात्रा में कार्बन उपस्थित है। भूपर्पटी में खनिजों जैसे कि बात करें कार्बोनेट की, हाइड्रोजन कार्बोनेट की, कोयला, पेट्रोलियम, इन सब के रूप में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है तथा वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। प्रकृति में इतनी अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होने के बावजूद भी कार्बन का हम अत्यधिक महत्व देखते हैं कि कार्बन हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट तत्व है। तो हमने देखा कि जो कार्बन है वह भूपर्पटी में, जैसे कि खनिजों की बात करें, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज क्या होते हैं, खनिज हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, मतलब कि पिछले अध्याय में पढ़ा है, अध्याय 3 धातु अधातु वाले में। तो उसमें हमने देखा कि खनिज और ये क्या होता है। तो खनिज जो होते हैं वो हम भूपर्पटी से खोद कर निकाले जाते हैं, उन्हें खनिज कहते हैं। जो पदार्थ भूपर्पटी से खोद कर निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। तो उनमें जैसे कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कोयला है, पेट्रोलियम है, इन सब में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित होता है। और अगर हम बात करें वायुमंडल में तो यह 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, ठीक है। अब अगले देखते हैं। तो मेनली हम जो पढ़ेंगे वो आज हम पढ़ेंगे कार्बन में आवंधन और सहसंयोजी आवंधन। क्या पढ़ेंगे? कार्बन में आवंधन, सहसंयोजी आवंधन। ये बात तभी समझ में आएगी जब हम मतलब इस चैप्टर को अगर जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्बन में आवंधन और सहसंयोजी आवंधन अगर हम पढ़ेंगे तभी ये चैप्टर पूरा समझ पाएंगे, वरना ये चैप्टर मतलब समझ में नहीं आने वाला। तो जो आयनिक यौगिक, ठीक है, तो हम बात करते हैं। तो आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं, मतलब कि ज्यादा होते हैं तथा यह विलयन में अथवा गलित अवस्था में। कहा? विलयन में और गलित अवस्था में। विलयन में सभी जानते हैं, विलयन क्लास 9th में पढ़ा था। और गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, ठीक है। तो आयनिक यौगिकों में आवंधन की प्रकृति इन गुणधर्मों की व्याख्या करती है। आयनिक यौगिकों में आवंधन की प्रकृति इन गुणधर्मों की व्याख्या करती है। तो हम देखते हैं कि कार्बन के कुछ हमने यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक लिए हैं। जैसे कि बात करें एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक अम्ल की, CHCOOH के बारे में। तो इसका जो गलनांक होता है वो 290 यानी कि 290 होता है। क्वथनांक 391 होता है। और अगर हम बात करें क्लोरोफॉर्म की तो 209 इसका गलनांक और 334 क्वथनांक। एथेनॉल की बात करें 156 गलनांक और क्वथनांक 351। मेथेन की बात करें 90 गलनांक और क्वथनांक 111। अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते, मतलब कि विद्युत के
चालक नहीं होते, कुचालक होते हैं। उपरोक्त यौगिकों के क्वथनांक यानी कि जो हमने पढ़े हैं अभी, एसिटिक एसिड का, क्लोरोफॉर्म का और एथेनॉल का, मेथेन का, तो इनके जो क्वथनांक और गलनांकों के आंकड़ों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जो इन परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं है, कि यानी ये जो है इनके बीच परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं है, यानी कि वो खूब कह सकते हैं कसकर एक दूसरे से बंधे नहीं है। चूंकि अधिकांशतः ये यौगिक विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। कौन से यौगिक, जो ये हमने देखे, ठीक है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इन यौगिकों के आबंधन से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती। मतलब इन यौगिकों के आबंधन से अगर हम इनका आबंधन करें तो इससे किसी भी आयन की उत्पत्ति नहीं होती। तो हम अगला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6। तो क्लास 9 में हमने संयोजकता के बारे में पढ़ा था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो जो संयोजकता के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक है, हर एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। उसी प्रकार हम कार्बन की परमाणु मतलब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। तो जो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, 6 है। कितनी है, 6 है। तो पहले से देखते हैं। तो आयनिक यौगिक बनाने वाले तत्व सबसे बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके या उनका ह्रास करके उससे प्राप्त करते हैं। मतलब कि देखिए क्या होता है, ये नाभिक हो गया, उसके बाद में ये ले लेते हैं हम इसके उसके बाद में फिर के कोश, उसके बाद में फिर एल कोश, और उसके बाद में कौन सा आता है, एम कोश, सॉरी चलिए हम ऐसे बता रहे हैं। तो ये होता है हमारा नाभिक, ठीक है। उसके बाद में नाभिक के बाद में हमें मिलता है के कोश, यानी कि ये वाला के कोश, और ये होता है एल कोश, उसके बाद में एम कोश, और उसके बाद में एन कोश, ठीक है। तो ये जो कोश होते हैं, इनमें जैसे कि के कोश, एल कोश, एम कोश, तो के कोश में हमें चाहिए होते हैं, मतलब के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर बात करें एल कोश की, तो एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बात करें अगर हम एम कोश की, तो उसमें कितने होते हैं, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर बात करें एन कोश की, तो इसमें 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 32। तो ये जो कोश होते हैं, और इनमें मतलब के में हमें 2 चाहिए होते हैं, एल में 8 होते हैं, और एम की बात करें तो एम में 18, और उसके बाद में एन में 32, और फिर इस टाइप से मतलब होते हैं। तो कह रहा है कि आयनिक यौगिक बनाने वाले तत्व तो सबसे बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके या उनका ह्रास करके इसे प्राप्त करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताऊं, तो जो कोई तत्व होता है, उसे क्या होता है कि मतलब जैसे कि अगर हम बात करें किसी भी तत्व की, तो क्या होता है कि जैसे उसे अपना बाहरी जो बाहरी कोश होता है उसे पूरा करना होता है। जैसे कि अगर कार्बन है, तो कार्बन का हम जानते हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 6 है। कितना है, 6 है। तो 6 नंबर है, तो इसका मतलब जो उसका के कोश होगा वो 2 से पूरा होगा, यानी कि के कोश में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और उसके बाद में फिर कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, तो वो किस में आ जाएंगे, एल में।
लेकिन हमें क्या है कि एल में कितने होते हैं, एल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। एल में कितने होते हैं, एल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और इधर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, 4 इलेक्ट्रॉन कम है। तो इस बात को समझ लीजिए, उसके बाद में आप समझ पाएंगे। जैसे कि जो कार्बन है उसका कितना एटॉमिक संख्या कितनी है, मतलब परमाणु संख्या कितनी है, 6। और अगर हम उसके कोषों को मतलब कोष में भरें तो 2 तो पूरा मतलब कि के कोष पूरा हो जाएगा, लेकिन एल कोष जो बचेगा उसके 4 इलेक्ट्रॉन या तो होने चाहिए या फिर इसे नहीं होना चाहिए था। तो यही बात ये बता रहा है कि आयनिक यौगिक बनाने वाले तत्व सबसे बाहरी कोष से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके या उनका ह्रास करके इसे क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। कार्बन के सबसे बाहरी कोष में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। जैसा कि मैंने बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन तो वो पूरा कर लेता है, के कोष तो पूरा कर लेता है, लेकिन एल कोष के लिए उसे 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको कितने 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है। यदि इन्हें इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना या खोना हो तो क्या हो सकता है, ठीक है, देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली स्थिति कि ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर यानी कि C4 ऋणायन बना सकता है, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना क्या हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो उसकी परमाणु संख्या है वो कितनी है, वह है 6। और हम जानते हैं कि जो नाभिक की जो परमाणु संख्या ही नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या कहलाती है। तो अगर 4 मतलब कि 4 है, वो सॉरी 6 है, 6 प्रोटॉन वाला नाभिक है, तो अगर हम उसे 10 इलेक्ट्रॉन यानी कि 4 और बढ़ा देंगे तो 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना उसके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा और धारण करना। और अगर हम बात करें इसे खोने की, मतलब कि इसे वो क्या करे, त्याग दे 4 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा कि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए क्या होगी कि ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे। तो ना ही हम उसे ग्रहण कर सकते हैं और ना ही त्याग कर सकते हैं। तो क्या होता है कि कार्बन जो है वो अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। केवल कार्बन ही नहीं बल्कि अनेक तत्व भी इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है, तो जो कार्बन है, कह रहा है कि कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके समस्या को सुलझा लेता है। तो अब क्या करता है कि जो कार्बन है वो ना तो ग्रहण करता है और ना ही त्यागता है, क्या कर लेता है, वो साझा कर लेता है, एक दूसरे से साझा कर लेता है। क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेता है। तो अगले देखते हैं, जिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है वे दोनों परमाणुओं के बाहरी कोष के ही होते हैं। मतलब कि जिनकी साझेदारी करेंगे, जिन इलेक्ट्रॉनों की हम साझेदारी करेंगे वे दोनों परमाणुओं के बाहरी कोष के ही होते हैं तथा इनके फलस्वरूप दोनों ही परमाणु क्या होते हैं, उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करते हैं। कार्बन के यौगिकों की चर्चा करने से पहले इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने कुछ सामान्य अणुओं को समझते हैं। तो इस तरह से बने अणुओं में सबसे सामान्य अणु हाइड्रोजन का है। अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या है वो केवल 1 है, ठीक है। तो अतः इसके के कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तथा के कोष को भरने के लिए इसको एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो जो के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसके पास क्या है, इसके पास मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब इसे एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो के कोष को भरने के लिए इसे एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। इसलिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके हाइड्रोजन का अणु हाइड्रोजन का अणु बनाते हैं। परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन का प्रत्येक अणु अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करता है, जिसके के कोष में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन दर्शाने के लिए हम बिंदुओं अथवा क्रॉस का उपयोग कर सकते हैं। अब ये बात आप लोगों को समझ आई नहीं होगी, लेकिन अभी समझाते हैं।
देखिए जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास मात्र एक मतलब कि हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या है वो एक है, तो इसका मतलब उसका जो के कोष है वो भी पूरा नहीं है। के कोष में हमें कितने चाहिए होते हैं, 2 चाहिए होते हैं, लेकिन इसके पास क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु लेंगे, हाइड्रोजन के 2 परमाणु लेंगे और 2 परमाणुओं को लेकर फिर हम उनका क्या कर देंगे, साझेदारी कर देंगे इलेक्ट्रॉनों की, कि एक परमाणु इसके पास चला जाएगा और एक परमाणु इसके पास चला जाएगा। जो ये परमाणु है ये इसके पास, इसके भी 2 हो गए, और इसके पास चला जाएगा तो इसके भी 2 हो गए। मतलब कि दोनों परमाणु एक दूसरे के पास चले जाएंगे, साझा कर लेंगे ये। तो इस प्रकार इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, या कह सकते हैं कि जो के कोष है वो पूरा हो जाएगा। तो ये क्या कर लेंगे, साझेदारी करके अपने के कोष को पूरा कर लेंगे, जैसा कि यहाँ पे बताया गया। ठीक है, अणु बना लेंगे, हाइड्रोजन का अणु बना लेंगे, 2 परमाणु मिलकर हाइड्रोजन का अणु बना लेंगे। तो जो हाइड्रोजन का प्रत्येक अणु अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करता है, यानी कि हीलियम जो है उसकी परमाणु संख्या 2 होती है इसलिए। ठीक है, तो अब हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्म हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच एक आबंध बनाते हैं। कैसा, एक आबंध बनाते हैं। एक आबंध को 2 परमाणुओं के बीच एक रेखा के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है, एक रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। इतनी बात तो समझ में आई होगी। यानी जो हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु और ये एक हाइड्रोजन परमाणु, ये क्या करते हैं, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। तो हम यहाँ पे एक बना देंगे, यानी कि यही बात कह रहा है कि एक रेखा के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच द्विआबंध का बनना दिखाई देता है। द्विआबंध का बनना अभी समझ में आएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु के एल कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल कोष में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, और होने कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है। कितनी है, 8। तो के कोष तो पूरा हो गया 2 का। अब बचा कौन सा, एल कोष। एल कोष में इसके कितने, 6 रह जाते हैं मात्र। तो इसे क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, यानी कि और तथा इसे अष्टक पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। अब अष्टक क्या होता है, जो मतलब कि जो तत्व होते हैं, अगर उनके जो बाहरी कोष होता है उसमें जब 8 होते हैं इलेक्ट्रॉन तो उसे हम अष्टक बोलते हैं। अतः ऑक्सीजन का प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के अन्य परमाणु के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, जिससे हमें ये जो चित्र देख रहे हैं 4.3 के अनुसार संरचना प्राप्त होती है। ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु के द्वारा प्रदान किए गए 2 इलेक्ट्रॉनों से इलेक्ट्रॉनों के 2 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। इसे 2 परमाणुओं के बीच द्विआबंध बनना कहते हैं। देखिए, जैसे कि ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है। क्या करिए, हमने इसके पास 6 थे और इसके पास भी कितने थे, इधर देखिए ऊपर, इसके पास 6 है, इसके पास भी 6 है। मतलब ये हम एल कोष की बात कर रहे हैं। तो इसे कितने चाहिए, इसे भी 2 चाहिए और इसे भी 2 चाहिए। तो ये भी इससे क्या कर रहा है, 2 ले रहा है, यानी कि इससे ये 2 साझेदारी कर रहा है और ये भी इधर इससे साझेदारी कर रहा है। 8 इसके भी पूरे हो गए और 8 में ये भी आ गया। तो यानी कि दोनों का जो अष्टक है वो पूरा हो गया। तो ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु के द्वारा प्रदान किए गए 2 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉनों के सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉनों से इलेक्ट्रॉनों के 2 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। तो इसे ही हम 2 परमाणुओं के बीच द्विआबंध बनना कहते हैं। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उसकी संयोजन क्षमता की। ठीक है, तो नाइट्रोजन की जो परमाणु संख्या होती है वह 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। तो अगर 7 होती है
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अष्टक प्राप्त करने के, यानी कि के कोस तो इसका पूरा हो जाएगा 2 से, बचेंगे कितने, 5 बचेंगे, 5 बचेंगे, यानी कि इसे 3 कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी एल कोस के लिए। तो अष्टक प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन के एक अणु में नाइट्रोजन का प्रत्येक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन के 3 सहभागी युग्म क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। इसे 2 परमाणुओं के बीच त्रिआवंत का बनना कहा जाता है। तो नाइट्रोजन के नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तथा इसके त्रिआवंत को चित्र 4.4 के अनुसार दर्शाया जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है, इधर नाइट्रोजन है, कितने 5 है इसके पास, मतलब कि एल कोस में इसके पास 5 है, इसके पास भी 5 है। तो ये क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों को की साझेदारी करेंगे। तो यानी ये इससे ले लेगा और ये इससे ले लेगा, दोनों क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो क्या होगा कि मतलब इससे क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन के 3 सहभागी युग्म प्राप्त हो गए, मतलब ये इसके साथ 3 सहभागी युग्म, सहभागी, ठीक है, युग्म प्राप्त होते हैं। तो इसे ही हम त्रिआवंत का बनना कहते हैं। तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और इसके त्रिआवंत को हम इसके द्वारा समझ सकते हैं। समझ आ गया होगा। अब हम बात करें मैथेन। तो मैथेन का सभी जानते हैं कितना होता है, मैथेन का जो सूत्र होता है वो CH4 होता है। कितना होता है, CH4 होता है। तो देखिए हम जानते हैं कि जो कार्बन है उसके पास कितने हैं, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, तो जो कार्बन की परमाणु संख्या है वह 6 है, ठीक है, एटॉमिक नंबर है वह 6 है। तो ये जो H4 है यानी कि 4 मतलब कि 4 हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से क्या करता है, साझा करता है इलेक्ट्रॉनों का। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कार्बन है उसे कितने 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी, और इधर जो हाइड्रोजन है 4, उन्हें कितने एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, कितने एक, यानी कि उनका भी काम हो जाएगा और इसका भी काम हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से साझा कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेंगे। तो जो कार्बन है उसे कितने चाहिए, 4 चाहिए, जिसे इसने ले लिए, ठीक, और इधर इसे कितना चाहिए, 1 चाहिए, इधर इसे भी 1 चाहिए, और इसे भी 1 चाहिए, इसे भी 1 चाहिए। तो इस प्रकार इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या हो गया, पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी आवंध। क्या होता है सहसंयोजी आवंध, तो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आवंध सहसंयोजी आवंध कहलाते हैं। मतलब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी द्वारा, साझे तो कर रहे हैं, साझेदारी द्वारा जो आवंध बनता है, जो बंध बनता है, उसे ही हम सहसंयोजी आवंध कहते हैं, यानी कि वही सहसंयोजी आवंध कहलाता है। तो सहसंयोजी आवंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आवंध होता है, मतलब कि अंदर तो वो एक दूसरे से मतलब प्रबल आवंध होता है, बहुत अच्छे से कसके एकदम जुड़े होते हैं, लेकिन इनका अंतराणुक यानी कि जो इनका अणुओं के बीच का जो होता है अंतराणुक बल होता है वो क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। तो आई थिंक आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट थी, तो इसीलिए इसे मैंने आप लोगों के सामने सोचा कि मतलब अगर ये बात समझ जाएंगे तो अगले जो हमारे लिए पूरा चैप्टर है वो थोड़ा इजी पड़ जाएगा, इसलिए ये बात समझानी थोड़ी ज़्यादा बेहतर थी, मतलब ज़्यादा आवश्यक थी, इसलिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो आपको ऐसी आने वाली मिल सके और जल्दी मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।